क्लियर नहीं आप यहाँ में बेशक इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। टॉपिक इतना आज का लेंथी ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, कंसाइज टू द पॉइंट फाइनली इतना ही रखा है। For neonatal sepsis, I'm Dr. Hina Sattar, Assistant Professor Pediatrics. What is sepsis? What is neonate and what is sepsis? If you understand both terms, then you will, the term is self-explanatory. Anybody? What is the definition of a neonate? Everybody sleeping? ये फायदा है ना, कैमरास ऑफ है तो जो करें, अभी आंखें मलते मलते उठ रहे हैं, हमारे अपने घर में भी यही हो रहा होता है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस। एक्चुअली आई यूज्ड टू वेक देम अप, कि वो मैं ऑन करके टीचर की आवाज सुनते फिर मेरे बच्चों की आंखें खुलती थी। जी, व्हाट इज मैम द इन्फेंट लेस देन 4 वीक्स। लेस 4 ओके, 28 डेज वैसे जो डेफिनेशन है ना, लेस देन 28 डे उसको हम नियोनेट कहते हैं। एंड व्हाट इज सेप्सिस? Infection? Infection can be local or it can be systemic. Sepsis term is not usually used for infection at a single site. जैसे अगर सिर्फ नमूनिया है तो उसको यूजुअली सेप्सिस नहीं कहते, सिर्फ अगर डायरिया है, एक्यूट वाटरी डायरिया है, वायरल इन्फेक्शन है, वो भी। सेप्सिस कब कहेंगे? सेप्सिस उस वक्त कहते हैं जब वायरीमिया ब्लड के अंदर इतना ज्यादा हो जाए कि वो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व कर ले, तो फिर उस इन्फेक्शन को हम सेप्सिस कहेंगे। एवरी इन्फेक्शन इज नॉट सेप्सिस, ठीक है। जैसे एक बच्चा अगर नमूनिया के साथ आया है लेकिन साथ हम एग्जामिन करते हैं तो एग्जामिनेशन पे उसकी पल्सेस भी वीक हैं, लिमिटेड है, फेलियर में है बच्चा, लेथार्जिक है, या उसको फिट्स होने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब उसका बैक्टीरिया इतना बढ़ गया है तो उसकी सर्कुलेशन में हर जगह बैक्टीरिया है, और जो बॉडी का इम्यून रिएक्शन है, इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से और प्लस बैक्टीरिया की वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर हम उसको सेप्सिस कहेंगे। इसी तरह एक्यूट वाटरी डायरिया के साथ जो बच्चे आएंगे डिहाइड्रेटेड और लेथार्जिक तो होंगे, लेकिन अगर साथ उनके चेस्ट में क्रेपिटेशंस भी आ रहे हैं या फिर साथ यूटीआई भी है, तो फिर एक से ज्यादा जब सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर हम उसको सेप्सिस कहते हैं। So neonatal sepsis is a clinical syndrome of systemic illness due to bacteremia occurring in first month of life. Incidence varies from 1 to 10 per 1,000 live births to up to 22 per 1,000 live births in developing countries where the conditions are not so hygienically so good. Sepsis is more compared to the developed countries with better healthcare facilities. जो होम डिलीवरीज नहीं है, जो वार्ड केयर अच्छी नहीं होती, उसके साथ भी हमारे यहाँ इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। Approximately 1/3 of septic newborns develop meningitis, and meningitis occurs more so in babies with late onset sepsis. ये जो टर्म्स है ना, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस और लेट ऑनसेट सेप्सिस, इसको आगे जाके हम डिस्क्राइब करेंगे। ये याद रखें कि सेप्टिक न्यूबॉर्न्स में मेनिंजाइटिस का रिस्क बहुत ज्यादा है। मेनिंजाइटिस के वैसे यूजुअली क्या सिम्टम्स होते हैं? जब किसी को मेनिंजाइटिस आप सस्पेक्ट करते हैं बच्चे को, तो किस तरह प्रेजेंट करता है? जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा ना, आगे नहीं जाएंगे। नेक रिजिडिटी, ठीक है, बड़े बच्चों में नेक रिजिडिटी, न्यूबॉर्न्स में यूजुअली नेक रिजिडिटी नहीं आती, 18 मंथ से छोटे बच्चों में आमतौर पे नहीं आती। और साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन जो है ना, दे आर मैनिफेस्टेड यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 18 मंथ्स, क्योंकि उससे अर्लियर पिरामिडल ट्रैक्ट इज नॉट डेवलप्ड। तो न्यूबॉर्न्स में यूजुअली साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, जिसमें नेक स्टिफनेस है, कर्नीज, बुल्स की साइन है, वो इतने आपको कभी भी नहीं मिलते न्यूनेट में।
नियोनेट मेनिंजाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, Reluctant उसमें feet. lethargy, reluctance to feed, very good, lethargy, reluctance to feed, fits, Irritable. irritable, बिल्कुल Irritable. गुड। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह बड़े बच्चों में मेनिंजाइटिस आता है कि फीवर के साथ फिट्स होंगे तो ही आपने सस्पेक्ट करना है। इट्स नॉट ट्रू इन केस ऑफ नियोनेट्स। नियोनेट्स में बड़े सटल से साइन सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने खुद अभी बताए हैं कि रिलक्टेंस टू फीड या वॉमिटिंग या जिटरीनेस, इरिटेबिलिटी, ये चीजें सिर्फ हो सकती हैं। Neonatal sepsis accounts for 40% of all deaths in first week of life. So it's almost half of all the neonatal deaths जो first week में हो रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना बर्डन ऑफ डिजीज कितना ज्यादा है हमारे यहाँ स्पेशली। अच्छा, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कैन बी होस्ट फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं और या मैटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम होस्ट फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। होस्ट फैक्टर यानी न्यूबॉर्न जिसमें प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट है, फीटल डिस्ट्रेस, मल्टीपल गेस्टेशंस और मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज, जो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे। और प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट होगा तो जाहिर उसकी इम्यूनिटी भी कम होगी, अभी उसका इम्यून सिस्टम इतना ही प्री मैच्योर है जितना प्री मैच्योर बेबी खुद है, इसलिए उसको इन्फेक्शन ज्यादा असरअंदाज होगी। कि न्यूबॉर्न जो है दे आर नेचुरली दे लैक immunity as compared to older children because the newborns are unable to adequately concentrate inflammatory cells at the site of inflammation। जो कीमोटैक्सिस होता है ना, कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई को जो रिस्पॉन्स है बेबी का वो उतना ब्रिस्क और उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना बड़े बच्चों का होता है। तो ल्यूकोसाइट डिफेक्टिव है कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में, फेगोसाइटोसिस भी स्लो है और इम्पेयर्ड बैक्टीरियासिडल कैपेसिटी भी है। इसके अलावा दो टाइप्स होती है ना, अगर आप रिकॉल करें अपना पैथोलॉजी का नॉलेज तो इम्यूनिटी जो है दो टाइप की, एक सेलुलर और एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। सेलुलर इम्यूनिटी में क्या होता है, उसका मैकेनिज्म होता है, फेगोसाइटोसिस होता है, कीमोटैक्सिस होता है, वो सेलुलर इम्यूनिटी जिसमें बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, सेलुलर लेवल पे हो रहा होता है। दूसरा जो ह्यूमोरल रिस्पांस है उसमें क्या होता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का क्या मतलब, उसका हॉलमार्क क्या है ह्यूमोरल का, बॉडी क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है, साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज हॉलमार्क है ह्यूमोरल रिस्पांस। ह्यूमोरल का मतलब है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आजकल आप ये कोविड में भी आईजीजी और आईजीएम का रोल सुने हैं ना कि इसको डायग्नोस्टिक या जो इम्यूनिटी को मेजर करने के लिए करवा रहे हैं, तो ये ह्यूमोरल रिस्पांस है, ठीक है। वो डिफरेंट इन्फेक्शंस होती हैं, कुछ सेलुलर रिस्पांस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जो ट्यूबरकुलोसिस है, टी सेल्स ज्यादा होते हैं ना एक्टिव, उसकी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस दैट इज बेस्ड मोर ऑन सेलुलर रिस्पांस, while in case of majority of viral infections and some bacterial infection, humoral response जो है ना वो ज्यादा important होता है। तो जब impaired humoral response भी न्यूबॉर्न में होगा तो उसकी वजह से जो IgM बेबी अपना खुद नहीं बना सकेगा और इम्यूनिटी बच्चे की impaired होगी। सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, कौन सी टाइप की होती है, which type of IgG. Good. Only IgGs can be transferred through the placenta from mother to the newborn. IgM और IgA नहीं आती, इसलिए बेबी की इम्यूनिटी कम होगी, सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल लो होते हैं, दैट अगेन कंट्रीब्यूट्स टू द लो इम्यूनिटी इन अ बेबी, और सिक्रीट IgA डेफिशिएंसी की वजह से इंटेस्टाइनल एपिथेलियम का डिफेंस भी इम्पेयर्ड होता है। This slide shows the predisposing maternal factors. If the mother has a poor socio-economic status, nutritional status है, mother की अपनी immunity कम है, फिर भी baby ज़्यादा prone होगा infection से। ये maternal illness very important, कि अगर at the time of labor या delivery से immediate कुछ दिन पहले mother की अगर illness, कोई febrile illness हुई भी है mother को, या TLC मदर हाई है, 18,000 से ज्यादा है, तो दैट इज अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर नियोनेटल सेप्सिस। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी भी सिक नियोनेट की हिस्ट्री लेते हैं
तो उस हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंटीनेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री एंड पोस्ट नेटल हिस्ट्री। और एंटीनेटल हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आपने पूछने होते हैं वो आपके टिप्स पे होता है। हमेशा आप हर सिक न्यूनेट के अटेंडेंट से पूछेंगे कि डिड द मदर हैव एनी इन्फेक्शन और फीवर इमीडिएटली बिफोर डिलीवरी, मदर को डायबिटीज या हाइपरटेंशन तो नहीं थी, और कोई पीवी लीकिंग, ब्लीडिंग की भी पूछते हैं और लीकिंग की भी। लीकिंग की इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं उनमें ये हो सकता है। और दूसरा, अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन है दे आर प्रोटेक्टिव फॉर द न्यूनेट। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं तो न्यूनेट को इन्फेक्शन इजीली इंट्रोड्यूस हो सकती है। और मेम्ब्रेन रप्चर होने की सबसे बड़ी वजह होती है कोरियो एम्नियोनाइटिस, दैट इज इन्फेक्शन, मैटरनल फेब्राइल इन्फेक्शन थी, मदर को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज थी, उसके साथ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का रिस्क भी बढ़ जाता है। और ये सब चीजें मिलकर बेबी को इन्फेक्शन के लिए प्री डिस्पोज करती हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोर देन 18 आवर्स इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। और हिस्ट्री में ये पूछ सकते हैं वाज द बेबी बोर्न ड्राई, ये जब पैदा हुआ इसका वो लिक्विड पहले ही तो नहीं वो हो चुका हुआ था खत्म और बेबी ड्राई डिलीवर हुआ, तो वो बेबीज ज्यादा प्रोन होंगे इन्फेक्शन के लिए। वो अगर आपको देखने में वेल भी लग रहा हो, उस बेबी को आप 1-2 दिन के लिए एडमिट करते हैं, उसके काउंट्स भिजवाते हैं, ब्लड कल्चर्स भिजवाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उसको कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं इसके डेवलप हो रहे हैं जिस बेबी का इस ड्यूरेशन से ज्यादा प्रॉम्प्टली हो। मैटरनल एम्नियोनाइटिस हमने डिस्कस कर ली है, मल्टीपल जेस्टेशंस एंड मैटरनल कोलोनाइजेशन ऑफ सर्विक्स विद इन्फेक्शियस एजेंट जिनमें ई कोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप्ड कंट्रीज दैट हैव बेटर फैसिलिटीज, बेटर एंटीनेटल केयर, वहां पर रूटीन ये है जीबीएस स्टेटस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का स्टेटस नो, मतलब मेजॉरिटी एज अ रूल कि हर मदर आएगी तो वो उसने अपना बी स्ट्रेप्टोकोकस स्टेटस होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो डिलीवरी के बाद बेबी को कैसे डील करना है वो डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ चूंकि ये नहीं हुआ होता बी स्ट्रेप्टोकोकस, तो हमारे पास जब भी कोई न्यूनेट नर्सरी में आता है तो वी डोंट नो कि ये स्टेटस मदर का क्या है, और मेजॉरिटी केसेस में पता चलाया भी नहीं जा सकता। जिस तरह हमारे यहाँ पुअर पॉपुलेशन है तो वी कुड डेवलप अ रूटीन फॉर दिस। तो हमारे यहाँ फिर इन्फेक्शन भी ज्यादा है और मिस भी, निग्लेक्ट हो सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है मदर का स्टेटस कैसा है स्ट्रेप्टोकोकस का। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, उनका वर्कअप कराते हैं इसका, वो बाद में कुछ दिन घर चले जाते हैं और बाद में सिक होके आ जाते हैं। This is a list of important predisposing environmental factors which include home delivery, मैनिपुलेशन जो है वो अनहाइजीनिक तरीके से दाई हैंडलिंग है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन एट द टाइम ऑफ लेबर और डिलीवरी, और अनक्लीन नर्सरी इन्वायरमेंट। नर्सरी इज ऑल्सो, ये जरूरी तो नहीं है घर की इन्वायरमेंट अनक्लीन हो, इन मोस्ट केसेस हमारे छोटे छोटे क्लिनिक बने हुए हैं जिनमें स्टेरिलाइजेशन का प्रॉपर इंतजाम नहीं होता, या ट्रेंड जो है ये सेंटर बने होते हैं, बर्थ सेंटर्स जो जगह जगह गली मोहल्लों के क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे भी कोई सूरत हाल हाइजीनिकली इतनी अच्छी नहीं है। और घर में तो भी सिर्फ एक ही बेबी डिलीवर हो रहा है ना, जब वहाँ पर इतने मल्टीपल बेबीज डिलीवर होंगे तो अपने साथ अपनी जो इन्फेक्शन है लेकर आएंगे, तो क्रॉस इन्फेक्शन ऐसी जगह पर भी बहुत ज्यादा हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है जो प्रिवेंट कर सकती है इन्फेक्शन को इन हॉस्पिटल, यहाँ पर भी है। अभी भी सबसे ज्यादा हम किस चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं कोविड में, बच्चों को भी पता है क्या करना है जी, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग, बिल्कुल ठीक है। सब पहला जो असूल है इन्फेक्शन कंट्रोल का वो हैंड वॉशिंग है, सबसे लास्ट भी हैंड वॉशिंग जी। उसके बाद है जी इन्वेसिव प्रोसीजर अगर कोई हुआ है तो उसके साथ, जैसे ये फोर्सेप्स डिलीवरी है, इसके साथ भी बेबी को रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का। अच्छा, अब ये है नियोनेटल सेप्सिस की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस वर्सेस लेट ऑनसेट सेप्सिस। अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, यहाँ पे जो डेफिनेशंस है ना अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट की, वो बहुत डिफरेंट लेगी। कुछ लोग इसको 7 डेज लेते हैं कि 7 डेज से जो छोटा बेबी है उसको आप अर्ली ऑनसेट कहेंगे इन्फेक्शन के साथ आया तो, और जो 7 डेज है उसको लेट ऑनसेट कहेंगे। कुछ लोग बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे जाके कहते हैं 2 डेज तक जो है ना दैट इज अर्ली ऑनसेट, एट मोर देन 2 डेज जो है वो लेट ऑनसेट है।
जो हमने ये डेफिनेशन ली है ना नियोनेट्स के लिए हमारी, आपको तो शायद आइडिया नहीं होगा, पीडियाट्रिक की टेक्स्ट बुक का नाम पता है किसी को? पीडियाट्रिक की टेक्स्ट बुक क्या नाम है? जैसे पैथो की रॉबिन्स है, सर्जरी की बेले लव है, तो पीडियाट्रिक्स की टेक्स्ट बुक का नाम है? Basis of pediatrics. बेसिस ऑफ पीडियाट्रिक्स बाय, क्या है उसका टाइटल, क्या है? Parvez Akbar. Parvez Akbar is not the textbook. It's a local book. Nelson. And Nelson is the नेल्सन, textbook for जी peds. नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो परवेज अकबर बेसिकली ना उसी नेल्सन की समरी है, लेकिन उसमें गलतियां हैं कुछ ना। तो अभी फाइनल ईयर के लिए तो वो ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी ना दी होती है सारी, तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट बुक का नाम है नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स। अब पीडियाट्रिक्स तो बहुत वास्ट है, पूरी अपने अंदर एक दुनिया है। पीडियाट्रिक में नियोनेटोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल, इसमें स्पेशलाइजेशन भी अलग होती है नियोनेटोलॉजी में। उसकी जो टेक्स्ट बुक्स तो उसकी डिफरेंट है, लेकिन जो हम आम तौर पर पीडियाट्रिशियंस यूज करते हैं वो मैला है। गोमेला इज अ वेरी गुड हैंड बुक। हमारी नर्सरीज में अगर आप यहाँ आएंगे ना तो अक्सर पढ़ी हुई आप मिल जाती है, पॉकेट बुक काइंड ऑफ। तो हम उसको यूजुअली डेफिनेशन इसकी ना नियोनेटोलॉजी से रिलेटेड हमने वहां से ली हुई है। तो अकॉर्डिंग टू गोमेला 0 to 5 डेज जो हैं, अगर उसमें सेप्सिस हो तो दैट इज टर्म्ड एज अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, और अगर 5 डेज से लेटर हो जाए तो लेट ऑनसेट सेप्सिस है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? बच्चों की प्रेजेंटेशन में और उनके प्रोग्नोसिस में डिफरेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इवन डिफरेंट है। अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में यूजुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन है इज फ्रॉम मदर्स ब्लड और मदर्स जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, while in late onset sepsis mostly babies get it acquired from the environment। और मोर कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस के, दैट इंक्लूड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई जो मदर के जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में यूजुअली होते हैं, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस। while in case of late onset sepsis जो environmental बैक्टीरिया ज्यादा कॉमन है, दैट इंक्लूड स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफ ऑरियस, ई कोलाई, क्लेब्सिella, सुडोमोनास, एंटेरोबैक्टर। कुछ सिमिलर हैं और कुछ डिफरेंट हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन या एम्बिगुइटी? आगे चलें, यहाँ अब तक सारा क्लियर है? क्लियर? कोई आवाज नहीं आ रही। ये 86 कितने स्टूडेंट्स है, कितने इनमें से, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेक? हाँ, 88 स्टूडेंट्स में से कितने अवेक है भाई? Yes, एक दो जो अवेक थे वो है जी? yes, ठीक है, क्लियर है? yes, चलिए ma'am. आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है। और अब जो है ना मेल स्टूडेंट की भी आवाज आई है, वरना वो 2-3 फीमेल्स ही हैं जिनकी बार बार आ रही है आवाज। अब आप लोगों ने पता नहीं मेरे साथ लाइव लेक्चर लिया है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट जब तक सब हर एक स्टूडेंट की ना हो ना तो वो उस तरह सेटिस्फेक्शन नहीं होती। बहरहाल अब गुजारा करना है हमें ऑनलाइन टीचिंग पे, जब तक खुल नहीं जाती हैं आपकी क्लासेस में। पहले मिड सितंबर से आप ज्वाइन बैक करेंगे होपफुली, ऐसे ही सुना है? Yes, ma'am. Okay. अच्छा जी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी सेप्सिस में? टेम्परेचर इरेगुलरिटी, हाइपो और हाइपरथर्मिया। यूजुअली बड़े बच्चों में और एडल्ट्स में टेम्परेचर क्या होता है कि फीवर होता है इन्फेक्शन जब भी होती है, लेकिन नियोनेट्स में सेप्सिस यूजुअली प्रेजेंटेशन इस तरह से डिफरेंट हो सकती है कि इनमें हिस्ट्री आमतौर पे इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। अगर हिस्ट्री ऑफ फीवर एक नियोनेट में है तो वो बहुत हाईली सस्पिशियस है, द बेबी हैज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। लेकिन in the absence of fever as well, the diagnosis of sepsis is compatible, बल्कि more common, and more commonly these babies they develop hypothermia instead of hyperthermia. And changes in behavior, as earlier we discussed, lethargy, irritability or change in tone. Tone can be increased, hypertonia भी हो सकता है और decreased भी हो सकती है tone। और स्किन मैनिफेस्टेशंस लाइक पुअर परफ्यूजन होगी, साइनोसिस, मॉटलिंग, पटिकियाई, रैश, स्क्लेरीमा एंड जॉन्डस। पुअर परफ्यूजन का कैसे पता चलता है बेबीज में? वैसे आप किसी भी पेशेंट में जब पुअर परफ्यूजन कहते हैं तो कैसे इसको असेस करते हैं कि परफ्यूजन पुअर है?
मैम कैपिलरी रीफिल देखते हैं। कैपिलरी रीफिल देखते हैं। और एडल्ट्स में यूजुअली आप ना नेल बेड्स पे देखते हैं ना, उसको 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, और उसके बाद जब रिलीज करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि कितने सेकंड्स में रीफिल हुआ है। लेस देन 2 सेकंड्स वैसे नॉर्मल होना चाहिए। छोटे बेबीज में पेरिफेरल परफ्यूजन वैसे ही जब कोल्ड होते हैं ना तो उनकी वैसे ही पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो नेल बेड्स इतना रिलायबल साइट नहीं है परफ्यूजन को असेस करने के लिए। Neonates में we check their perfusion by pressing against their manubrium sterni। स्टर्नम पे जो मेनुब्रियम है ना, एंगल जो जिसको कहते हैं स्टर्नल एंगल, इसके जरा सा ऊपर आप इसी तरह थंब के साथ प्रेस करते हैं 5 सेकंड्स के लिए, फिर रिलीज करते हैं और देखते हैं कि कितने सेकंड में रिफिल होता है। ठीक है, तो बेबीज में हम कहाँ चेक करते हैं परफ्यूजन? मेनोब्रियम स्टर्नाई पे। मेनुब्रियम स्टर्नाई पे। ठीक है, बोन के अगेंस्ट प्रेस करेंगे थंब से और फिर रिलीज करके देखेंगे। 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करना होता है और रिलीज करके आपने देखना होता है कि नॉर्मली परफ्यूजन अगर हो तो 2 सेकंड्स में कलर उसका बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा, साइनोसिस का आपको पता है, ग्लू डिस्कलरेशन को कहते हैं। व्हाट इज मॉटलिंग? मॉटलिंग में ज्योग्राफिक पैटर्न बन जाता है। ठीक, ब्लू और पिंक का ना ऐसे रेटिकुलर सा पैटर्न होगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन के लिए तो हम इसी तरह बता सकते हैं। आपका होमवर्क है कि आपने मॉटलिंग की सर्च करनी है पिक्चर। मॉटलिंग लिखेंगे गूगल सर्च में और इमेज पे क्लिक करेंगे तो जो मॉटल होगी ना स्किन, उसकी आपको पिक्चर आ जाएगी। पटिकिया क्या होते हैं? व्हाट आर पटिकिया और किस कंडीशन में होते हैं? पटिकियल रैश कब होता है? इससे पहले ये सुनी है टर्म आपने पटिकिया है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, वेरी गुड। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होता है। और कैसा रैश होता है ये? बिल्कुल जैसे आपने एक बारीक पिंक कलर की पेंसिल के साथ डॉट्स लगाए हों। ठीक है, डार्क पिंक डॉट्स होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको पटिकिया कहते हैं। ठीक है, वो स्मॉल डायमीटर के होते हैं पटिकिया। और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होते हैं। सेप्सिस में भी पैनसाइटोपिनियाज होते हैं, उसमें भी पटिकिया आपको मिल सकते हैं। स्क्लेरीमा क्या होता है? स्क्लेरीमा, पहले एडीमा का तो आपने सुना होगा ना। एडीमा क्या होता है? एडीमा का आइडिया है? स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। जी जी बिल्कुल, स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इज एडीमा। और जब एडीमा स्किन में हो तो उसको स्क्लेरीमा कहते हैं, स्किन एडीमा। ये बहुत जो सिक बेबीज होते हैं ना, सेप्टिक और सिक बेबीज में थर्ड स्पेसिंग स्किन में होने की वजह से स्क्लेरीमा हो जाता है, जिसके साथ स्किन बड़ी हार्ड और शाइनी सी हो जाती है। एक दफा आप कोई बेबी देखेंगे जिसको स्क्लेरीमा है तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इट इज एडीमा ऑफ द स्किन फाउंड इन सीवियरली सेप्टिक चिल्ड्रन। जॉन्डिस भी हो सकता है। अच्छा, फीडिंग प्रॉब्लम्स इंक्लूड रिफ्यूजल टू फीड, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। Other presentations can be cardiopulmonary, including tachypnea, respiratory distress, grunting, moaning, tachycardia and hypotension. Moaning क्या होती है और grunting क्या होती है? Moaning sounds, वैसे मोन करना क्या कहते हैं? कराहना होता है मोन, मोन करना। बेबी की साउंड में आपको बताती हूँ किस तरह की होगी। दिस इज मोनिंग। और ग्रंटिंग, ग्रंटिंग क्या होती है? ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जब बेबी अपना का इंस्पिरेटरी प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो पीप जनरेट कर रहा होता है। आपको शायद इस तरह समझ नहीं आएगी ग्रंटिंग की, लेकिन आप साउंड एक दफा सुन लेंगे ना फिर आपको याद रहेगा। ये उन बच्चों में होता है जिनमें लंग पेरेन्काइमा सीवियरली इन्फ्लेम्ड हो और बेबी को अपनी सैचुरेशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बेबीज यूजुअली ग्रंट करते हैं। और ये आमतौर पे आवाज होती है, दिस इज ग्रंटिंग। और मोर्निंग कैसे थी? मोर्निंग कैन बी इन एनी चाइल्ड, यूजुअली बर्थ 6 ईयर के बच्चे भी मोर्न कर रहे होते हैं, सेप्टिक बच्चे अदरवाइज भी। और ग्रंटिंग पर्टिकुलरली उनमें होती है जिनमें रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो सकती है।
मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो साथ हो सकती हैं उनमें हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? जैसे आपको कंफर्म होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ब्लड की कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिसे आप डायग्नोज करते हैं? एबीजीज, वेरी गुड। और एबीजीज में क्या होगा? पीएच को क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में? पीएच डिक्रीज होगी, बाइकार्ब डिक्रीज होगा, ठीक है, और पीसीओ2 नॉर्मल हो सकती है या इंक्रीज्ड हो सकती है। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो तो उसमें क्या होगा? पीएच डिक्रीज होती है और पीसीओ2 इंक्रीज्ड होती है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और बाइकार्ब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्ब को क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अगर एक्यूट हो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो उसमें बाइकार्ब नॉर्मल रहता है, अगर क्रॉनिक हो तो फिर बाइकार्ब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। अच्छा, अदर फोकल इन्फेक्शंस, इसमें मैनिफेस्टेशन में वन ऑफ मैनिफेस्टेशन कैन बी फोकल इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेलुलाइटिस, इम्पेटाइगो, जो स्किन पे आप देखते हैं इन्फेक्शन की मैनिफेस्टेशन। एब्सेसिस हो सकती हैं और ऑम्फिलाइटिस हो सकता है। ऑम्फिलाइटिस क्या है? बहुत कॉमन है ये सेप्टिक बच्चों में, और इसे नियोनेट्स में ही होता है ऑम्फिलाइटिस। कौन सी बॉडी पार्ट को यहाँ पे रेफर किया गया है ऑम्फिलाइटिस में? किस पार्ट की इन्फ्लेमेशन है? अम्बिलिकल वेरी गुड, अम्बिलिकल कॉर्ड की इन्फेक्शन है ऑम्फिलाइटिस। और इसकी मैनिफेस्टेशन इस तरह होती है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाइट कलर का होता है ना, और उसके अराउंड जो स्किन है जहाँ पे कॉर्ड का स्टंप लगा हुआ होता है ना, वो साइड पे जो पेरिफ्री है, वो सारा जो मार्जिन है वो इन्फ्लेम्ड, रेड और स्वोलन होता है, ठीक है। वो जो आप इन्फ्लेमेशन के चार वो कहते हैं ना, क्या डॉलर, कैलर, रूबर, और क्या था फोर्थ वन? और टेम्परेचर मेरा ख्याल है वो उसका इंक्रीज्ड होता है। एनीवेज वो सारे साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना, वो सराउंडिंग में होते हैं। अच्छा, और जी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस जो है ये आईवी एंटीबायोटिक्स की इंडिकेशन है। इट्स नॉट लाइक कि बड़े बच्चों में जिस तरह होता है कंजक्टिवाइटिस, या एडल्ट्स में होता है कि जिसमें आप सिर्फ आई ड्रॉप्स लिख दें और घर भेज दें। इट्स नॉट द केस इन केस ऑफ न्यू बॉर्न। In a newborn, conjunctivitis is taken very seriously. It's a very important fungal infection because it can lead to bacteremia. तो इसलिए कंजक्टिवाइटिस में भी आप एडमिट करके या फिर आउटडोर बेसिस पे आईवी एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। मेनिंजाइटिस हो सकता है तो फिट्स या लेथार्जी और रिलक्टेंस टू फीड जिसमें हो सकती है, और ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन की जो इन्फ्लेमेशन है वो हो सकती है, या नमूनिया। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे? लिस्ट ऑफ ऑल द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग सीबीसी विद डिफरेंशियल्स, स्पेशली बैंड न्यूट्रोफिल रेशो, और बीएन रेशो कहते हैं, ठीक है। बैंड न्यूट्रोफिल्स की रेशो है ब्लड के अंदर, वो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ सेप्सिस। इसके अलावा ब्लड कल्चर, lumbar puncture, particularly done in all neonates who are suspected with having onset sepsis, क्योंकि onset sepsis में meningitis का even 70% तक इंसिडेंस है कि जो बच्चे लेट ऑनसेट उनमें अगर फिट्स या सीएनएस साइन नहीं, up to 70% of all late onset sepsis can still have meningitis. इसलिए serious, it's an acute phase reactant, procalcitonin again acute phase reactant with late onset sepsis. X-ray in all new sepsis, and same is the case with cranial. Management is by admitting all the babies suspected with and monitoring of vital signs before hourly, and maintain their normothermia and normoglycemia. ठीक है, हमने एक ही सेंटेंस के अंदर की टेम्परेचर मेंटेन, ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रखना है, ना हाइपोथर्मिया होने देना है ना हाइपरथर्मिया होने देना है, ग्लूकोज हाई होने देनी है बहुत, ठीक है। नॉर्मोग्लाइसीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑक्सीजन इनहेलेशन करेंगे, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे,
fluid electrolyte very important, good respiratory support with oxygen and artificial ventilation or CPAP if required, and blood transfusion if the baby is anemic. And in babies, hemoglobin levels are usually kept high. Naturally होता है, तो hemoglobin less than 12 defined as anemia in a newborn, तो उस पे भी आपको ट्रांसफ्यूज कराना पड़ सकता है, स्पेशली अगर उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो 1 to 2 ml per kg. आगे जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है दैट इज बाय इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स फॉर 7 to 10 days at least or till the cultures are negative. कुछ इन्फेक्शंस के केस में ग्राम नेगेटिव स्पेशली जो है, उन इन्फेक्शंस में आपको अप टू 2 weeks 3 weeks तक भी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती हैं, स्पेशली जिन बच्चों में CNS इन्फेक्शन डॉक्यूमेंट होती हैं, तो उनमें भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज लॉन्ग. जनरली जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स हम देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर एन और अ थर्ड जनरेशन, इनमें से एक पेनिसिलिन डेरिवेटिव या एक सेफ्लो प्लस हर बच्चे में आपने एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड देना, जैसे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड की एग्जांपल है यूजुअली हम अमीकासिन या जेंटासिन यूज. जैसे अगर आप एक प्रेस्क्रिप्शन है एक न्यूनेट जो सेप्सिस के साथ एडमिट हुआ है, तो आप उसको ऑर्डर करेंगे. अगर हॉस्पिटल्स में नर्सरीज में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ में एम्पिसिलिन यूज होती है, कुछ सेफुटेक्साइन होती है, तो इंजेक्शन सेफुटेक्साइन 100 mg IV आवरली, और दूसरी प्लस आप साथ एक इंजेक्शन अमीकासिन 20 mg IV 12 आवरली, ये आपकी होगी. या फिर कुछ एम्पिसिलिन नहीं तो एम्पिसिलिन के साथ अमीकासिन का कॉम्बिनेशन होगा. इनमें से एक है, ठीक है, ये दोनों ही नहीं देनी, या ये एम्पिसिलिन या सेफर और अमाइनो ग्लाइकोसाइड सब बच्चों में देंगे, ठीक है. ये ग्राम नेगेटिव की कवर की अमाइनो ग्लाइकोसाइड और इनका यूजुअली ग्राम पॉजिटिव का कवर ज्यादा है, तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. डोजेज आगे मेंशन की हुई हैं, याद कर ले तो अच्छी बात, आप भी तो चलें. वैसे इनकी इजी ही है, जिस भी एंटीबायोटिक की डोज पूछी जाए ना 100 mg per kg IV, इसमें एम्पिसिलिन है और सेफुटेक्साइन भी यूजुअली ये सेप्सिस में 150 तक होती है, और अगर सिर्फ नमूनिया है या इन्फेक्शन है उसमें इसकी भी 100 mg है. मेनिंजाइटिस 100 mg है और अमाइनो ग्लाइकोसाइड की 15 mg per kg per day है. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं सेप्सिस? बाय एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस टू मदर ड्यूरिंग डिलीवरी, जिनमें अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव आ जाता है, हमारे यहाँ होता नहीं है, लेकिन मदर में अगर फेब्राइल इलनेस की हिस्ट्री है या प्रॉम की हिस्ट्री है, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्टिकली मदर को भी देंगे. कोमियल सेप्सिस को प्रिवेंट कैसे करेंगे? NICU में वॉशिंग एंड बाय मेंटेनिंग गुड हाइजीन. वन बेबी ऑन अ बेड. होली फैमिली BBH की नर्सरी विजिट की है, तो यहाँ सबसे बड़ा डायलेमा, तो यहाँ नोज़ोकोमियल सेप्सिस आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट. वी कांट रिफ्यूज एनी बेबी कि यहाँ पे बेड नहीं है, तो बल्कि बाकी सब जगहों से भी यहाँ पर नया ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, तो दैट इज इम्पोर्टेंट. और ब्रेस्ट फीडिंग को काउंसल करना है अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग. एंड थैंक यू. Now you can ask any question. जी, I can see your names. अब मैं by name questions पूछ लूंगी, तो उससे पहले जल्दी पूछ ले, सेशन हम कंक्लूड कर दें. मारूफ उस्मान, आर यू हियर? रबिया, कुछ समझ आया? रोल नंबर एमन, आर यू हियर?
आपकी अटेंडेंस उस पर जब तक एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप नहीं पूछेंगे कोई के बारे में, सवाल पूछ लेंगे फिर इनकी अटेंडेंस लेनी है, ऐसे नहीं होगी अटेंडेंस। जी आई एम वेटिंग। अगर सवाल ना पूछे ना तो उसका या ये होता है कि सब कुछ समझ आ गया या ये होता है कि कुछ भी समझ नहीं आया। मैम मैंने पूछा था, जो आपने कहा था कि इफ द बेबी बॉर्न ड्राई एज वेल, तो वो भी एक मतलब एक इट्स आल्सो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है। बता सकती हैं ड्राई बेबी बेसिकली लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बेबी बीइंग ड्राई? लाइक पहले ही ड्रेन हो चुका है, लीकिंग थी मदर की, कोरियोइम्यूनाइटिस की वजह से रप्चर्स हो गई हैं और रप्चर्ड मेम्ब्रेन की वजह से सारा फ्लूइड है। और जब बेबी डिलीवर होता है ना, यूजुअली फ्लूइड आता है बेबी डिलीवर, तो अगर बेबी ड्राई हो ना तो उसकी स्किन पे पता चल जाता है कि देर से बेबी ड्राई था। तो एक ड्राई के बहुत देर से इसकी प्रोटेक्टिव लॉस हो गई थी और ये प्री डिस्पोज था इन्फेक्शन। थैंक यू और कोई मैम। क्वेश्चन? और क्वेश्चन? मैम सीआरपी लेवल्स का कोई रोल है इन डायग्नोजिंग न्यूनेटल सेप्सिस? बिल्कुल बिल्कुल है। सीआरपी इज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट। इट्स नॉन स्पेसिफिक, लेकिन आपको सीआरपी की सिंगल रीडिंग यूजुअली इतनी इंफॉर्मेटिव नहीं होती। अलबत्ता उसका ट्रेंड, अगर आप रियल सीआरपीज करवाते हैं ना, जैसे एक बेबी की आपने पहले करवाया सीआरपी 24 था, आप नेक्स्ट टाइम कराते हैं वो 64 हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन वर्सन हो रही है। क्योंकि बेबीज में जैसा कि हमने बताया कि सेप्सिस के साइंस बड़े सटल हो सकते हैं। फीवर ना हो तो आपको वरना तो पता चल जाता है ना कि जी फीवर सेटल हो गया तो अब इन्फेक्शन सेटल हो रही है इस पेशेंट की। न्यूबॉर्न्स में तो इस तरह नहीं है, फीवर नहीं है, तो आपको हर तरह से थोड़े थोड़े क्लिनिकल छोटे छोटे साइंस के साथ देखना पड़ता है कि जी फीडिंग इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई, टेम्परेचर मेंटेन करने लगा है, अब इसकी वार्मर की रिक्वायरमेंट कम हुई है, इसका मतलब अब बेबी बेहतर हो रहा है। इसी तरह जो आप हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हैं उनसे देखते हैं कि काउंट अब इसके पहले से बेहतर हो रहे हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन सेटल हो रही है। इसी तरह सीआरपी इज वन ऑफ दैट, कि सीआरपी अगर इंप्रूव हो रहा है किसी बच्चे का तो इसका मतलब है पहले 12 था अब 6 हो गया, तो इसका मतलब कि योर ट्रीटमेंट इज वर्किंग, आपकी एंटीबायोटिक्स काम कर रही है, यू कैन कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट। लेकिन अगर वहां से वो इंक्रीज होके 64 चला गया है तो इसका मतलब कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो नाउ इट्स टाइम टू चेंज द एंटीबायोटिक्स। और सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स जो यूजुअली हम न्यूबॉर्न यूज करते हैं उसमें सेफ्टाजिडिन है और अमाइनोग्लाइकोसाइड जो सेकेंड लाइन है टोब्रामाइसिन है। ठीक है, सेफ्टाजिडिन और टोब्रामाइसिन हम सेकेंड लाइन यूज करते हैं। आपको स्लाइड्स में फर्स्ट लाइन तो दिखाई थी ना, जिसमें सेफुटेक्साइन के साथ अमीकासिन या एम्पिसिलिन के साथ अमीकासिन थी। अगर ये काम नहीं करें तो फिर सेकेंड लाइन पे हम चले जाएंगे और वो यूजुअली होती हैं सेफ्टाजिडिन और टोब्रामाइसिन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू जी। Now we can conclude. I will hand over to Akil Saab, and now we will have a next lecture on next Saturday. Okay. Thank you. Allah Hafiz. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। यहाँ से खुद जनरेट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको आप ये से हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जनरेट करती है कौन सा बंदा ऑनलाइन कब हुआ है, कौन सा कब। यानी इनका नेक्स्ट फ्राइडे को होगा। नेक्स्ट फ्राइडे किसका होगा? तो उसका ये फ्राइडे को अरे हमारा तो ये आज सोचे या ये रूटीन में ऐसे ही होते हैं? ऐसे ही होते हैं। अच्छा, दिखाने की कोशिश तो करनी चाहिए। कहीं पे तो वैसे वो इश्यूज होते हैं नेट का भी, आजकल वैसे नेट का कोई नहीं इशू है ना, हर बंदे के पास वाईफाई है। फोर्थ ईयर का आपका लेकर फोर्थ